Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। हम पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट फर्स्ट का। इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़े थे थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, उसके आगे का हम पढ़ते हैं जीरो ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्केल। तो यहाँ पर उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता होती है, इससे पहले हम निकाल चुके हैं ईटा की वैल्यू 1 - Q2/Q1। तो यहाँ पे Q2 और Q1 को हम τ2 और τ1 ले रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जब τ2 = 0 और Q2 = 0 तथा ईटा = 1 आई हो तो अतः ऊष्मागतिक पैमाने का शून्य सिंक का वह ताप है जिस पर उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता आई होती है, अर्थात इंजन द्वारा ऊष्मा को कार्य में बदल दिया जाता है और सिंक पर कुछ भी ऊष्मा निष्कासित नहीं होती है। इस ताप को ही परम शून्य कहते हैं। तो ये था जीरो ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्केल। अब हम उसी में ही ऋणात्मक ताप की असंभवता के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मागतिक पैमाना पर शून्य ही न्यूनतम संभव होता है। इस पैमाने पर ऋणात्मक ताप संभव नहीं है, इसलिए माना कि एक उत्क्रमणीय इंजन ताप τ1 पर स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है तथा ताप -τ2 पर सिंक को Q2 ऊष्मा देता है, तब इसकी दक्षता ईटा = W/Q1 = 1 - Q2/Q1 1 - यहाँ पे Q2 की वैल्यू -τ2, क्योंकि -τ2 पर सिंक को Q2 ऊष्मा देता है, तो Q2 की वैल्यू आ गई -τ2 और Q1 की वैल्यू τ1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + τ2/τ1। ऊष्मागतिक पैमाने पर डिग्री का आकार निकालते हैं। साइज ऑफ डिग्री ऑन द थर्मोडायनेमिक्स। सेल्सियस पैमाने की भांति इस पैमाने पर भी जो डिग्री का आकार है वो निश्चित करने के लिए भाप बिंदु τj और हिमांक τi, यहाँ पे जो भाप बिंदु है उसको τj से डिनोट करते हैं और जो हिमांक है उसको τi से, दोनों के बीच 100 डिग्री का अंतर रखा जाता है, अर्थात τj - τi = हो जाएगा 100। अब यदि भाप बिंदु τj तथा किसी अन्य ताप τ पर कार्यरत उत्क्रमणीय इंजन τj पर θj ऊष्मा अवशोषित करता है तथा ताप τ पर Q ऊष्मा निष्कासित करता है, तो τj/Q हो जाएगा = τj/J। τj/τ। इसी प्रकार यदि एक अन्य उत्क्रमणीय इंजन ताप τ पर Q ऊष्मा लेता है तथा हिमांक τi पर QI ऊष्मा देता है, तो यहाँ पर Q/QI = τ/τj। इसे हम लिख सकते हैं QI/Q τj/τ। तो यहाँ पर QJ - QI हो जाएगा Q और τj - τi/J। τj - τi = 100, तो यहाँ पर τj - τi की वैल्यू रख देंगे, तो QJ - QI/Q = τj - τi की वैल्यू हो जाएगी 100, यहाँ पे रख दिए। तो टाउ की वैल्यू निकालेंगे, टाउ की वैल्यू निकल जाएगी 100 × Q/QJ - QI। अब हम ऊष्मागतिक पैमाने तथा आदर्श गैस पैमाने की समतुल्यता करते हैं। माना आदर्श
आदर्श गैस पैमाने पर स्रोत व सिंक का ताप है वो T1 व T2 है तथा इनके मध्य कार्यरत उत्क्रमणी इंजन है वो स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है व सिंक को Q2 ऊष्मा देता है। तब कार्नो इंजन की दक्षता होगी ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आदर्श गैस पैमाने पर स्रोत व सिंक का ताप होता है वो T1 व T2 होता है और इनके मध्य जो कार्यरत उत्क्रमणी इंजन स्रोत है वो Q1 ऊष्मा लेता है वह सिंक को Q2 ऊष्मा दे देता है। तब कार्नो इंजन की दक्षता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसे हम लिख सकते हैं Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। अब यदि इन्हीं स्रोत व सिंक के ताप उत्क्रमणी पैमाने पर कंप्रेसर τ1 व τ2 है तो इसे हम लिख सकते हैं Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू τ2 और τ2 अपॉन τ1। से उपयुक्त समीकरण से T2 अपॉन T1 इक्वल टू इसे लिख सकते हैं τ1 अपॉन τ1। यहाँ पर Q2 अपॉन Q1 हम लिए थे T2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 और Q2 अपॉन Q1 इक्वल τ2 अपॉन τ1। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकता है, लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इक्वल टू τ2 अपॉन τ1। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 1। माना कि इंजन भाप बिंदु तथा हिमांक के बीच कार्य करता है। जो इंजन है वो भाप बिंदु और हिमांक के बीच कार्य करता है तो समीकरण 1 से हम इसे लिख सकते हैं Ti अपॉन Ts और τI अपॉन τS। दोनों तरफ -1 करने पे हो जाएगा ये 1 माइनस Ti अपॉन Ts इक्वल टू 1 माइनस τI अपॉन τS। Ts माइनस Ti अपॉन Ts हो जाएगा और इधर τS माइनस τI अपॉन τS हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करते हैं 100 अपॉन Ts माइनस Ti अपॉन Ts को लिख सकते हैं 100 अपॉन Ts इक्वल टू 100 अपॉन τS। ये हो जाएगा Ts अपॉन τS। अतः दोनों पैमाने पर दोनों पैमानों पर भाप बिंदु समान है। इसी प्रकार चूँकि Ts अपॉन Ti इक्वल टू होगा τS अपॉन τI। इसमें हम माइनस करेंगे दोनों तरफ Ts अपॉन Ti माइनस 1 τS अपॉन τI माइनस 1। ये हो जाएगा Ti एलसीएम निकल जाएगा तो Ds माइनस Ti इक्वल टू इधर भी τI कॉमन निकल जाएगा। ये होगा τS माइनस τI। इसे हम लिख सकते हैं जैसे पहले लिखे थे 100 अपॉन हो जाएगा Ti और यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन τI, जिसे हम लिख सकते हैं Ti अपॉन τI। इससे पहले हम लाए थे τS Ts
इक्वल टू टाउ एस, इसको हम देते हैं इक्वेशन 2, और यहाँ पे हमारा आया टी आई इक्वल टू टाउ आई, ये हो गया इक्वेशन 3। अतः दोनों पैमानों पर हिमांक है वो समान है। दोनों पैमानों पर हिमांक समान है। अब यदि एक उत्क्रमणी इंजन भाप बिंदु तथा अन्य किसी ताप के बीच कार्य करता है, तो समीकरण 1 से होगा। अर्थात दोनों पैमाने पर जब हिमांक समान है और यदि एक उत्क्रमणी इंजन भाप बिंदु तथा अन्य किसी ताप के बीच कार्य करता है, तो समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से होगा T अपॉन टी एस इक्वल टू टाउ अपॉन टाउ, लेकिन टी एस इक्वल टू होगा टाउ एस। यहाँ पे हम टी एस की जगह रख देंगे टाउ एस, तो टाउ एस और टाउ एस दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचेगा टी इक्वल टू टाउ। इस प्रकार ऊष्मागतिक पैमाने तथा आदर्श गैस पैमाने दोनों पर ताप के संख्यात्मक मान भी समान होते हैं। इस प्रकार ऊष्मागतिक पैमाने तथा आदर्श गैस पैमाने दोनों पर ताप के संख्यात्मक मान भी समान होते हैं। अतः दोनों पैमाने ताप मापन की दृष्टि से पूर्णतः समतुल्य है तथा इन पर अलग अलग नापा गया ताप है वो परस्पर मेल खाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं जो ऊष्मागतिक पैमाना है उसको व्यवहारिक रूप से प्राप्त करना। चूँकि ऊष्मागतिक पैमाना आदर्श गैस पैमाने के समतुल्य है, अतः आदर्श गैस पैमाना प्राप्त करके ऊष्मागतिक पैमाना को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जब ऊष्मागतिक पैमाने को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करना है तो ऊष्मागतिक पैमाना है वो आदर्श गैस पैमाने के समतुल्य है, अतः आदर्श गैस पैमाना प्राप्त करके ऊष्मागतिक पैमाना प्राप्त किया जा सकता है। परंतु कोई भी वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस नहीं है, अतः ऊष्मागतिक पैमाने को प्राप्त करना संभव नहीं है। व्यवहार में नियत आयतन हाइड्रोजन तापमापी को अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर प्रमाणिक माना गया है, जो कि आदर्श गैस तापमापी से बहुत कुछ मिलता है। अतः इस पैमाने पर बड़े तापों में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है और गैस पैमाने के संगत ताप प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि केल्विन के ऊष्मागतिक पैमाने के तुल्य है। अब यहाँ पे हम परम शून्य ताप प्राप्त करने की असंभवता निकालते हैं। तो यहाँ पर ईटा इक्वल टू होगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। से स्पष्ट है कि आदर्श इंजन का सिंक का ताप होता है T2 इक्वल टू T1 होने पर उसकी दक्षता यहाँ पर
जो आदर्श इंजन की सिंक का ताप है वो होगा T2 इक्वल टू T1 होने पर उसकी दक्षता होगी ईटा इक्वल टू 1 या 100%